नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस के मानो आज की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। कल की क्लास में हम लोगों ने ह्यूमन ओरिजिन और डेवलपमेंट के विषय में बात किया और उसमें हम लोगों ने ये समझा कि मानव का उद्भव कैसे हुआ और फिर उसका विकास कैसे हुआ। उस उद्भव के और विकास की प्रक्रिया में और ऑस्ट्रोपिथेकस से लेकर के और फिर होमो सैपियंस तक के बनने की प्रक्रिया में किस तरह से मानव एक दूसरे फेज में बढ़ता हुआ और वो होमो सैपियंस तक पहुंचा, इन सब विषयों पर बात किया था। और क्या दो मुख्य वजहें थी जिनकी वजह से मानव होमो सैपियंस बन पाया, और उन दोनों वजहों को की भी हमने चर्चा किया। वे दो मुख्य वजह थी। एक तो मानव के मस्तिष्क का अन्य जीवों की तुलना में, मानव का मस्तिष्क जो उसकी शरीर की तुलना में बड़ा है अन्य जीवों की अपेक्षा, और उसमें भी मस्तिष्क का जो सेरिब्रम भाग है जिसको प्रमस्तिष्क कहते हैं, अर्थात जो सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस है, बुद्धि का केंद्र है। और दूसरा ये कि मानव जो अपने अग्रपादों अर्थात हाथों का इस्तेमाल करने लगा और वो दो पैरों पर खड़ा होकर चलने लगा, और जब उन दो हाथ उसके खाली हो गए, फ्री हो गए, तो उन खाली हाथों का वो प्रयोग अन्य रचनात्मक कार्यों में करने लगा। इस वजह से मानव धीरे धीरे होमोसैपियंस की श्रेणी में आ गया, होमोसैपियंस बन गया, एक विजडम लिविंग बीइंग बन गया। आज की इस क्लास में अब हम ये देखेंगे कि मानव जो विकसित हुआ, और उसमें भी सबसे पहले जो पाषाणकालीन मानव था, अर्थात पाषाण युग का मानव था, आदि मानव था, उस आदि मानव के जो युग थे, जो उसके टाइम, जो उसके समय का काल था पाषाण काल, और पाषाण काल के कितने फेजेज हैं, इन सब पर बात करेंगे। लेकिन उससे भी जरूरी ये हो जाता है कि पहले हम ये समझ लें कि मानव प्राचीन भारतीय इतिहास का जो विकासात्मक चरण है, जिसमें जो ये पाषाणकालीन मानव है प्रागैतिहासिक काल में आता है, तो क्या इतिहास के जो विकास के विभिन्न चरण हैं, कल हम लोगों ने मानव के विकास के विषय में बात किया था। आज इतिहास के विकास के, प्राचीन इतिहास के विकास के जो तीन मुख्य चरण हैं या सोपान हैं, पहले उन पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और फिर हम लोग पाषाण काल पर आ जाएंगे। तो आइए उसे समझते हैं। जैसा प्राचीन इतिहास के जो थ्री फेजेज हैं, प्राचीन इतिहास के विकास के चरण, तो प्राचीन इतिहास के विकास के सोपान या चरण, कुछ भी कहें आप, विकास के सोपान या चरण, फेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। तो इस फेजेज में तीन फेज हैं मोटे तौर पे, और वो जो तीन फेज हैं, एक तो ये है प्री हिस्टोरिक, जिसे हम प्री हिस्टोरिक एज कह देते हैं, हिंदी में इसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और जो दूसरा फेज है प्रागैतिहासिक काल, और जो दूसरा फेज है, ये फर्स्ट फेज है, और सेकंड फेज है प्रोटो हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक एज, और आप इसे आद्य ऐतिहासिक काल भी कह सकते हैं। और जो तीसरा फेज है वो है हिस्टोरिक एज, अर्थात आप इसे ऐतिहासिक काल कह सकते हैं। हिस्टोरिक एज यानी कि ऐतिहासिक काल। ये थ्री फेजेज हैं इस इतिहास की विकास यात्रा के, अर्थात इस इतिहास के तीन सोपान हैं। इनमें जो ये पहला फेज है, जिसे हम प्री हिस्टोरिक एज या प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, थोड़ा सा इस शब्द को समझते हैं जिससे कि इसके अर्थ को समझने में थोड़ी सी सहजता होगी, आसानी होगी। प्रागैतिहासिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्राक
प्राक्धन ऐतिहासिक, ये प्राक्धन ऐतिहासिक, या इसको अगर हम कहें प्राग इतिहास तो प्राक्धन इतिहास। और प्राक माने होता है पूर्व, पहले, बिफोर, पूर्व या पहले या बिफोर। और ऐतिहासिक का मतलब यह है कि जहां से घटनाओं का ऐतिहासिक पुट मिलता है उसके पहले की बात है। तो इस इतिहास की जो विकास यात्रा है, उस विकास यात्रा में ये वाला जो चरण है, ये इतिहास के पूर्व की घटना है इसमें, और ये इतिहास की पकड़ के बाहर है। अर्थात हम अपने इतिहास को वहीं से समझ सकते हैं जहां से उसके साक्ष्य मिलेंगे, जहां से उसके एविडेंसेस फाउंड होंगे, और वहीं से इतिहास को मुकम्मल तरीके से, बखूबी तरीके से समझा जा सकता है। अगर किसी फेज का, किसी एज का, किसी भी चरण का, किसी भी युग का अगर कोई एविडेंस ही नहीं मिल रहा है, साक्षी नहीं मिल रहा है, तो हम कैसे उसके विषय में अनुमान लगा पाएंगे। इस समय का कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता। तो पहले तो हम थोड़ा सा कुछ पॉइंट बताते हैं जिससे इनको आसानी होगी समझने में। यहां का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है, यहां का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य भी जो मिलता है उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि अभिलेख, सिक्के, भवन या स्मारक, ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। अगर यहां का जो पुरातात्विक साक्ष्य मिलता भी है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टोन टूल्स मिल रहे हैं, यानी कि प्रस्तर उपकरण मिल रहे हैं, पत्थर के औजार। पत्थर के औजार के अतिरिक्त इस काल के अध्ययन के लिए कुछ भी नहीं मिलता है। और चूंकि प्रस्तर के उपकरण के अलावा इस काल के अध्ययन के लिए कुछ नहीं मिलता, ना कोई अन्य पुरातात्विक स्रोत, ना साहित्यिक स्रोत, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि यह इतिहास की पकड़ के बाहर है। प्रागैतिहासिक काल इतिहास के पूर्व की घटना है, प्राक माने पूर्व, और पाषाणकालीन संस्कृति को इसी के अंतर्गत रखा जाता है। और आज की जो आज के जो ये क्लास का डिस्कशन का पॉइंट है वो यही है। अभी हम इसी पर बात करेंगे कि पाषाणकालीन संस्कृति क्या है, लेकिन उसके पहले उसके बैकग्राउंड को समझना है कि वो संस्कृति किस काल में आएगी। तो वो प्री हिस्टोरिक एज के अंतर्गत आएगी, जहां का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, कोई पुरातात्विक साक्ष्य भी नहीं है, बस एक है स्टोन टूल्स, और उसी से पता चलता है। और प्रोटो हिस्टोरिक एज या आद्य ऐतिहासिक काल, ये इतिहास का वो कालखंड है, इतिहास का वो भाग है जहां से पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं। हाँ, ये जरूर है कि यहां पर जो साहित्यिक साक्ष्य हैं वो बहुत ही स्पष्टता, बड़ी क्लैरिटी के साथ अभी पढ़े नहीं जा सके हैं। जैसे सपोज इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम प्रोटो हिस्टोरिक एज में रखते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस फाउंड हुए हैं, जो पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं विभिन्न साइट से, विभिन्न स्थलों से, जो वहां से एविडेंस मिले हैं, उनके आधार पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के विषय में जानकारी मिलती है। लेकिन यहाँ का जो साहित्यिक स्रोत है, अब यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है, जो लिपि है, बूस्ट ऑफ हिडन, वो अभी तक पढ़ी ही नहीं जा सकी है, अपठनीय है। तो जब पढ़ी नहीं जा सकी तो हम ये कहेंगे कि यहाँ का कोई साहित्यिक स्रोत नहीं प्राप्त होता है। तो यहाँ का पुरातात्विक स्रोत तो प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ का साहित्यिक स्रोत, तो ये भी कहेंगे कि साहित्यिक स्रोत तो प्राप्त होता है लेकिन वो अपठनीय है। तो यहाँ का पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोत प्राप्त हो रहा है, लेकिन साहित्यिक स्रोत अपठनीय है, अभी पढ़ा नहीं जा सका। इंडस वैली सिविलाइजेशन को इसी में रखते हैं। और दूसरा ये है कि तीसरा जो हिस्टोरिक एज है, ऐतिहासिक काल है,
इतिहास के इस चरण या इस फेज की शुरुआत 600 ईसा पूर्व में हुई, अर्थात 600 बीसी में। और 600 बीसी के बाद का जितना भी इतिहास है, 600 ईसा पूर्व के बाद का जितना भी इतिहास है, वहां का पुरातात्विक, साहित्यिक और साथ ही साथ विदेशी यात्रियों के विवरण से वहां के विषय में जानकारी मिलती है। और सही मायने में जो एक प्रामाणिक इतिहास है वो यहीं से माना जाता है, 600 ईसा पूर्व से, कि यहीं से शुरू होता है, क्योंकि यहां से ऐतिहासिक, यहां से जो साहित्यिक, पुरातात्विक और विदेशी यात्रियों का विवरण, ये तीनों प्राप्त होता है 600 ईसा पूर्व से। और जब 600 ईसा पूर्व की बात हम कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इसमें ये बात निहित है कि ये बात हो रही है बौद्ध धर्म, जैन धर्म और 16 महाजनपदों के उदय से। ये तो एक हमने जो प्राचीन इतिहास की विकासात्मक यात्रा के फेजेज या चरण या सोपान, जो भी कहें, स्टेप्स, उनके विषय में हमने थोड़ा सा एक संक्षिप्त रूप से जाना। अब इसमें जो पाषाण काल है, जो पाषाण कालीन संस्कृति है, जो इस प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आती है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो इस तरह से हम लोग इसे अब समझेंगे, पाषाण काल को, यानी कि स्टोन एज। पाषाण काल को मुख्य तौर पर अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से, और अध्ययन की सुविधा और जो प्रस्तर उपकरण थे, ये कह लीजिए आप, जो प्रस्तर उपकरण पाए गए, उन प्रस्तर उपकरणों की, और इस तरह से कह सकते हैं कि और वो कैसे कैसे उनमें जो बदलाव आया, वो और कैसे बेहतर होते गए, उसके आधार पे हम ये देखेंगे कि ये कितने भागों में। तो पाषाण काल को मुख्य रूप से हम 3 भागों में बांट लेते हैं। सबसे पहले पूरा पाषाण काल, अच्छा, इसे ही पूर्व पाषाण काल भी कह देते हैं। तो इसको लेकर के परेशान नहीं होंगे कि पूर्व या पूरा में कोई बड़ा अंतर तो नहीं है। तो एक तो ये पहला फेज हो गया, पहला ये पाषाण काल का पार्ट हो गया। दूसरा मध्य पाषाण काल, ये, और तीसरा नवपाषाण काल, ये तीसरा फेज हो गया। इसे पैलोलिथिक एज कह देते हैं, और पैलोलिथिक एज, इसे मीसोलिथिक एज कह देते हैं, और इसे नियोलिथिक एज कह देते हैं। ये 3 पार्ट पाषाण काल के हो गए, पैलोलिथिक, मीसोलिथिक और नियोलिथिक। इनका थोड़ा सा, अगर मोटे तौर पे अगर इनका हम समय भी देख ले कितना है, तो यह माना जाता है कि इसका समय प्रारंभ से लेकर के और 10,000 बीसी तक है। और प्रारंभ से कब से, क्योंकि बहुत उस समय का एविडेंस तो फाउंड नहीं होता कि बता दिया जाए कि इतने टाइम से, प्रारंभ से लेकर के मानव की उत्पत्ति, मानव के उत्पत्ति से लेकर के हम कह सकते हैं। तो प्रारंभ से लेकर के और 10,000 बीसी तक ये काल है पूरा पाषाण काल, अर्थात पैलोलिथिक एज। मध्य पाषाण काल का टाइम 10,000 बीसी से लेकर के और 5500 बीसी तक है, ये इसका टाइम है। और नियोलिथिक एज या नवपाषाण काल का टाइम ये 5500 बीसी से लेकर के और फिर 3000 बीसी तक माना जाता है। ये जो इसके तीन टाइम, और फिर इसके भी फेजेज हैं, अभी उसे भी देखेंगे। पूरा पाषाण काल
अब इसमें ये जो पुरापाषाण काल है, अर्थात या पहले इसके फेज भी इसी लगातार हम देख लें। अब जो पैलोलिथिक एज है इसके फिर पार्ट हैं, अर्थात जो पैलोलिथिक एज है, पुरापाषाण काल है, इसके फिर 3 पार्ट हो जाते हैं। और जो पुरापाषाण काल के 3 भाग हुए हैं, उनको 3 भागों में विभाजित करने का जो आधार है वो 2 चीजें हैं, अर्थात 3 ऐसे आधार हैं जिनके आधार पर इस पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। वो आधार हैं, एक तो वही प्रस्तर उपकरण और दूसरा जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। अर्थात जैसे अभी निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल, जैसे जैसे आगे की ओर टाइम बढ़ता गया, ह्यूमिडिटी कम होती गई, आर्द्रता कम होती गई, और उसके आधार पर इसको 3 पार्ट्स में फिर इसका डिवीजन होता है। तो अब इसके भी 3 पार्ट अगर हम देखें तो इसे कहेंगे निम्न पुरापाषाण काल, ये अर्थात लोअर पैलोलिथिक एज, और फिर मध्य पुरापाषाण काल, और इसे कहेंगे मिडिल पैलोलिथिक एज, मध्य पुरापाषाण काल। और जो तीसरा फेज है वो है उच्च पुरापाषाण काल, या कई बार उसको उत्तर पुरापाषाण काल भी कह देते हैं। तो उच्च पुरापाषाण काल या उत्तर पुरापाषाण काल, और थोड़ा सा यहां पे इसको अपर पैलोलिथिक एज कह देते हैं। काफी समय तक 2 ही भाग थे इसके, पहला और दूसरा, लेकिन बाद में फिर उच्च पुरापाषाण काल को भी इसमें जोड़ा गया। इस तरह से अब पैलोलिथिक एज के, पुरापाषाण काल के 3 चरण हो जाते हैं, उसके 3 भाग हो जाते हैं। अब हम एक एक करके समझेंगे, और अच्छा इनका भी थोड़ा सा टाइम देख लें कि क्या है इनका टाइम। अगर इसके भी टाइम को, तो ये आप इसे कह सकते हैं कि ये प्रारंभ से लेकर के ये और 1 लाख ईसा पूर्व तक, अर्थात शुरुआत से लेकर के और 1 लाख बीसी तक इसका टाइम माना जाता है। फिर 1 लाख बीसी से लेकर, यानी कि 1 लाख ईसा पूर्व से लेकर और 40,000 ईसा पूर्व तक इसका माना जाता है। फिर 40,000 ईसा पूर्व से लेकर ये और 10,000 ईसा पूर्व तक इसका टाइम, इसकी समयावधि अनुमानित की गई है। ये सब अनुमानित है, इसका कोई बहुत ये नहीं कि तब का कुछ साक्ष्य तो है नहीं कि एकदम बिल्कुल लिखा हो कहीं, या तो अनुमानित है ये सब। तो बहुत इसको लेकर के भ्रम विभ्रम की दशा में नहीं जाना है। तो 1 लाख ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व, और फिर 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व, और फिर 10,000 ईसा पूर्व से जो मिसोलिथिक एज है, मध्यपाषाण काल है, ये शुरू हो जाता है, जो 5500 ईसा पूर्व तक आता है। अब हम एक एक करके देखेंगे, समझेंगे। जो पुरापाषाण काल है, पुरापाषाण काल का जो मानव था यह नेग्रिटो प्रजाति का था। नेग्रिटो कहें तो हपसी, अर्थात वो जंगलों में रह रहा है और नोमैडिक लाइफ जी रहा है, खाना बदोश जीवन, यायावर की भांति। जैसे आज कोई जंगली पशु, जंगली जानवर है तो भटक रहा इधर उधर और बस खाने की तलाश में, वो कंद मूल फल, जंगली सब्जियां और फल, कोमल कोमल पौधों की जड़ें। अब आप कह रहे होंगे सर जड़ें कैसे खाएगा, तो मूली और गाजर जड़ ही तो है। तो अगर पौधे, कोमल पौधे की भी जड़ कोई खा ले
तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट ही तो होता है, कैलोरी ही तो देगा वो। तो ये सब खाता था वो, और कच्ची मांस खा रहा है, कंदराओं में रह रहा है, पेड़ पे रह रहा है। सभ्यता अभी उससे लाखों कोस दूर है, कोई मतलब नहीं है अभी। नेकेड घूम रहा है, नग्न घूम रहा है, घुमंतु जीवन है। फैमिली समाज अभी उससे बहुत दूर है, कोई मतलब नहीं है। अभी की समाज क्या होता है, फैमिली क्या होती है, अभी उसको आवास का भी कुछ पता नहीं है कि एक जगह कहीं घर बना के रहना भी है। बस घुमंतु जीवन है, खाना बदोश जीवन है, यायावर की बात नोमैडिक लाइफ जी रहा है वो। हाँ, लेकिन उसका एक पेशा है, एक उसका ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय है। और व्यवसाय बस यही है कि वो पेट भरने का व्यवसाय है, एक ऐसा व्यवसाय जैसे उसका पेट भर जाए, और वो है शिकार, हंटिंग। और वो हंटिंग शिकार इसलिए कि हंटिंग और शिकार, जब हंटिंग करेगा, शिकार करेगा, तो उसको कोई जंगली पशु का शिकार किया और उससे फिर उसने पेट भरा। तो अभी जो उसकी पहली आवश्यकता है वो है आहार, और इसीलिए मनुष्य की पहली आवश्यकता वो भोजन ही है। फिर बाद में रोटी के बाद वस्त्र और मकान, ये और बाद में आए। तो आदि मानव जब कपड़ा पहनना नहीं जानता था तो भी वो खाना तो खाता ही था, भोजन तो करता था। तो चूंकि उसका ऑक्यूपेशन हंटिंग है, शिकार है, आखेटक है, और थोड़ा सा गैदरिंग करता था कुछ चीजों की। अब आप कह रहे होंगे कि सर गैदरिंग किस बात की करेगा, जब वो कृषि नहीं कर रहा है, रुक नहीं रहा है, कुछ जान ही नहीं रहा। तो एक्चुअली वो गैदरिंग करता था उन्हीं जंगली सब्जियों और फलों का। मान लीजिए एक जगह पे रह रहा है, वहां कुछ ज्यादा थी, और वहां से दूसरी जगह वो माइग्रेट कर रहा है, प्रवर्शन कर, वो आगे बढ़ रहा है, तो कुछ जंगली सब्जियों और फलों को अपने साथ ले लेता था वो, इनकी करता था। बाकी अभी कृषि का कोई मतलब नहीं है, पशुपालन का कोई मतलब नहीं है, आवास का कोई मतलब नहीं है, सोसाइटी, कम्युनिटी, सिविलाइजेशन, कल्चर उससे कोसों दूर हैं। बस एक ही कल्चर है, पाषाणकालीन संस्कृति, पाषाण, बस पाषाण के इर्द गिर्द ही उसका पूरा जीवन है, पत्थर के इर्द गिर्द ही पूरा उसका जीवन है। इसलिए इसको पाषाणकालीन संस्कृति कह दिया गया, क्योंकि वो उसी से वो शिकार कर रहा है। तो शिकार करके पेट भरना ये उसका व्यवसाय है, और थोड़ा सा चीजें, सब्जी, वो जंगली सब्जियां और फल को इकट्ठा कर लेना। इसलिए पूरा पाषाण काल को हंटिंग एंड फूड गैदरिंग एज भी कहते हैं, अर्थात आखेटक एवं शिकार संग्रहण काल भी इसको कह सकते हैं आप इसे आखेटक एवं पूरा पाषाण काल को आखेटक, आखेटक का मतलब तो समझ रहे होंगे ना, हंटिंग, शिकार। आखेटक एवं खाद्य संग्रहण काल, फूड गैदरिंग, और फूड गैदरिंग कह रहा हूं तो फिर वही चीज, जंगली सब्जियां और फल। बस एक तो ये। दूसरा, इसके लिए एक शब्द बहुत यूज होता है, ओल्ड स्टोन एज, पूरा पाषाण काल, हिंदी में लिखा भी है। एक्चुअली पैलोलिथिक जो शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। पैलोलिथिक वर्ड इज वर्ड ऑफ ग्रीक वर्ड, इट फॉर्म बाय टू वर्ड्स, पैलियोस एंड लिथोस। द मीनिंग ऑफ पैलियोस इज एंशिएंट और ओल्ड, एंड द मीनिंग ऑफ लिथोस इज स्टोन। सो पैलोलिथिक एज आल्सो नोन ओल्ड स्टोन एज। तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। जो पैलोलिथिक शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पैलियोस और दूसरा है लिथोस। ये पैलियोस और लिथोस। पैलियोस का अर्थ होता है एंशिएंट या ओल्ड, कुछ भी कहें, एंशिएंट या ओल्ड। और लिथोस का अर्थ होता है स्टोन, इसलिए इसको ओल्ड स्टोन एज भी कह देते हैं।
ओल्ड स्टोन एज, सो यू कैन से पैलेलिथिक एज आल्सो नोन ओल्ड स्टोन एज, जो आपको लिखा मिलेगा। तो इस तरह से, और यहां पे ये कुछ रटने की चीज नहीं है, आप ये समझे कहीं पर भी पैलियोज शब्द लगा हो तो आप ये समझेंगे कि कुछ पुरातन, कुछ पुरानी पैलियोज चीज के विषय में बात हो रही है। और कहीं पर लिथोस, लिथिक ये जैसे शब्द लगे हों तो समझ लीजिए कुछ ककरीले, पथरीले या किसी कड़ी चीज की बात हो रही है। अगर कहीं पे पत्थर जैसी चीजों की बात हो रही है, कहीं पर अगर लिथोस लगा हुआ है। एक एग्जाम्पल हम से समझते हैं इसको। जैसे आप ये समझते हैं कि बायोस्फीयर होता है, जयमंडल होता है। फिर जब बायोस्फीयर या जयमंडल के 3 पार्ट होते हैं, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। एटमॉस्फेयर में भी लिविंग बीइंग होते हैं, जीवों की उपस्थिति देखी गई है, स्थलमंडल पे होती ही है और जलमंडल में भी होती है। अगर हम बायोस्फीयर के इन 3 पार्ट्स में एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर में ये जानने की कोशिश करें कि कौन सा पार्ट कड़ा है, तो ये अभी तुरंत ये हमारे दिमाग में बात आएगी कि लिथोस्फीयर है। तो ये इसीलिए उसमें लिथो लगा हुआ है, कड़ा, ककरीला, पथरीला, पत्थर, इसको जहां भी लिथोस लगा होगा। एक दूसरा एग्जांपल, लिथोट्रिप्सी क्या है? लिथोट्रिप्सी, एक्चुअली लिथोट्रिप्सी ये एक तकनीक है जिसके द्वारा जीबी स्टोन, गॉलब्लैडर के स्टोन को एक्सरे द्वारा तोड़ा जाता है। तो ये लिथोट्रिप्सी, लिथो पथरी और ट्रिप्सी ट्रिप डाउन करना, अर्थात वो ट्रिप करना, ब्रेक डाउन करना, तोड़ देना। कहने का मेरा मतलब था लिथोस कहीं भी लगा रहेगा, तो इसका मतलब पत्थर या ककरीला, पथरीला। अब इस काल का जो मानव है उसे आवास का ज्ञान नहीं है, नोमैडिक लाइफ जी रहा है, खाना बदोश जीवन जी रहा है। लेकिन इसी काल के मानव को अग्नि का ज्ञान हो गया, अग्नि की जानकारी हो गई। अब सवाल, जब अग्नि की जानकारी हो गई तो फिर वो कच्ची मांस क्यों खाता था, पका क्यों नहीं लेता था? अग्नि की जानकारी हुई, अग्नि का ज्ञान हुआ, लेकिन उसके उपयोग से अनभिज्ञ था, अर्थात उसके उपयोग की जानकारी नहीं थी। तो आप ये कह सकते हैं कि इस काल के मानव को अग्नि के उपयोग की जानकारी नहीं थी, जबकि अग्नि का आविष्कार इस काल के मानव ने कर लिया था। तो हम पूरा पाषाण काल के कुछ फीचर्स के विषय में, विशेषताओं के विषय में हम देखेंगे। जैसे पहला कि इस काल का मानव नेग्रिटो प्रजाति का था, ये अर्थात आप कह सकते हैं हपसी। दूसरा, इस काल का विकास भारत में ये हिमवर्तन काल में हुआ, हिमवर्तन काल। और आप कह सकते हैं इसको कि प्लीस्टोसीन एज कहते हैं इसको, प्लीस्टोसीन एज, हिमवर्तन काल। इसी को आइस एज भी कह दिया जाता है, प्लीस्टोसीन या आइस एज, अर्थात नूतन काल, अति नूतन काल या हिमवर्तन काल, जब बर्फ की चादर से पूरी पृथ्वी ढकी थी। और बर्फ की चादर से पूरी पृथ्वी ढकी थी तो यहां पे सरवाइव करना बड़ा मुश्किल था। और इसमें जो भीमकाय शरीर वाले जीव थे, जिन जीवों का शरीर बहुत था, वो ठंड को झेल नहीं पाए और वो मर गए। और जिन्होंने धीरे धीरे अपने शरीर को छोटा किया और फिर बर्फ से सरवाइव करने के लिए उस बर्फ वाले पूरे वातावरण में ऐसे जीव जिन पे बाल बहुत तेजी से उगे, जैसे भालू, एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे पोलर बियर है, उस पे खूब बाल होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि वो बहुत
बर्फ अर्थात ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है, तो उसको सरवाइव करने के लिए, वो वहां पे अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए ये एडॉप्टेशन के तहत उसमें बाल, और यही वजह है कि आपने देखा होगा अगर आदिमानव में भी बहुत बाल इसीलिए। तो अब जो भीमकाय वाले शरीर थे, वो जीव थे, वो बच नहीं पाए, जो अपने को छोटा कर लिए, जो जिन पे बाल उगाए, उस एडॉप्टेशन के प्रोसेस के तहत, उस अनुकूलन की प्रक्रिया के तहत वो अपने को बचाए, अपना अस्तित्व बचा लिए। तो ये हिमवर्तन काल है, और हिमवर्तन काल में ये पूरा पाषाण काल का विकास हुआ। इस काल का मानव नेग्रिटो प्रजाति का था, और खाना बदोश जीवन है उसका। खाना बदोश का मतलब यह है कि नोमैडिक लाइफ, उसके जीवन का एक ही मात्र उद्देश्य है, बस खाना, भोजन, आहार, और कुछ नहीं। कोई आवास की संकल्पना नहीं, क्या क्या नहीं है, आवास नहीं है, कोई परिवार की संकल्पना नहीं है, समाज नहीं है, कोई बहुत ही तो दूर, और वो नेकेड, और बस शिकार उसका पेशा है। हाँ, लेकिन इस सब होने के बावजूद भी उसे अग्नि का ज्ञान हो गया, उसे अग्नि का ज्ञान हुआ, और अग्नि का ज्ञान जिस मानव को हुआ वो जावा मानव है। इसका मतलब सर्वप्रथम अग्नि का आविष्कार जावा मानव ने किया, और जावा मानव को आप होमो इरेक्टस भी कह सकते हैं। होमो इरेक्टस, अच्छा, कई बार इसे पिथ कैंथ्रोपस इरेक्टस भी कह दिया जाता है, पिथ कैंथ्रोपस इरेक्टस। सो यू कैन से, इसके कई नाम हैं, और इन नामों से परेशान नहीं होना है, उसी के नाम है। तो अग्नि का आविष्कार जावा मानव ने किया, उसी का नाम होमो इरेक्टस है, उसी का नाम पिथ कैंथ्रोपस इरेक्टस है। और एक बड़ी रोचक बात और यहां पर है कि यही मानव है जो पृथ्वी पर दो पैरों पर खड़ा होकर पहली बार चला। तो हम होमोसैपियन सैपियन जो हैं, तो हमारा पूर्वज, मानव का पूर्वज, मानव का वो पूर्वज जो सबसे पहले दो पैरों पर खड़ा होकर चला, वो जावा मानव ही है। ये है। और जब दो पैरों पर खड़ा होकर चला, तो जो उसके अग्रपाद हैं, अर्थात जो उसके हाथ हैं, वो फ्री हो गए, और जब फ्री हो गए तो फिर उसने धीरे धीरे उनका उपयोग करना शुरू किया, और फिर एक, आप कह सकते हैं कि एक क्रांति, रेवोल्यूशन आ गई। तो जावा मानव ने अग्नि का आविष्कार किया, लेकिन अभी नवपाषाण काल में इस अग्नि के उपयोग का ज्ञान नहीं है, उसके उपयोग या प्रयोग का ज्ञान नहीं है, ये इसका उपयोग नहीं जान रहा वो, अर्थात इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। और अगर हम ये देखें कि थोड़ा सा समझ लें कि मानव की जो विकास प्रक्रिया है, हालांकि लास्ट वाले वीडियो में हमने डिटेल में बात किया है ऑस्ट्रेलोपिथेकस से लेकर होमो सैपियंस तक, लेकिन थोड़ा सा उसको हम संक्षिप्त रूप से समझ लें कि जो मानव के विकास की प्रक्रिया है, यहाँ पे जावा मानव से आगे मानव विकास की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में इस जावा मानव जो जावा सुमात्रा वाले क्षेत्र में डेवलप हुआ, और जावा मानव से विकसित हुआ पेकिंग मानव, और इस पेकिंग से नियंडरथल, और नियंडरथल से क्रोमैग्नान, और फिर क्रोमैग्नान से आधुनिक मानव, और अर्थात आप कह सकते हैं कि होमो सैपियन सैपियंस, ये मानव के विकास की एक यात्रा है। हालांकि इसके पहले भी होमो हैबिलिस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस हैं, लेकिन मैंने चूंकि अभी जावा मानव ने अग्नि का आविष्कार किया, उसके आगे हम लोगों ने देख लिया। अब ये जो पैलोलिथिक एज है या पुरापाषाण काल है, ये इस पैलोलिथिक या पुरापाषाण काल का जो मानव
स्टोन टूल्स यूज कर रहा है, जो इस समय के प्रस्तर उपकरण यूज कर रहा है, स्टोन टूल्स, वो पेबुल, चापर और चापिंग, इनको इस्तेमाल कर रहा है। पेबुल खंडक, चापर आप कह सकते हैं कि कुछ गणा से फरसे जैसी संरचना, अर्थात ये पत्थर के औजारों के नाम है, नहीं तो इसको आप कुछ समझ लें। ये प्रस्तर उपकरण है, ये लिखा ये है यहाँ पे, पेबुल, चापर, चॉपिंग, ये प्रस्तर उपकरण है। और पूरा पाषाण काल के ये प्रस्तर उपकरण, ये सोहन नदी घाटी और बेलन नदी घाटी, इन सब, नर्मदा नदी घाटी, इन सब में ये उपकरण इस समय के पाए गए। सोहन नदी घाटी आप बेसिकली कहेंगे तो पंजाब वाला भाग। सोहन नदी ये एक सिंधु की सहायक नदी थी, सोहन, तो उस वाले क्षेत्र में। तो यहां पर इस पुरापाषाण काल के मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले, प्रयोग में लाए जाने वाले उपकरण यहां पर पाए गए। पेबुल एक ऐसा प्रस्तर उपकरण होता था, जैसे पानी के तेज बहाव में, नदी का जो जल है उसके तेज बहाव में रगड़ खा खा करके जो पत्थर चिकने हो गए, उनका इस्तेमाल वो शिकार के लिए करता था, वही पेबुल कहलाए, वही पत्थर पेबुल कहलाया। चॉपर इससे थोड़े बड़े होते थे। अब इसी पेबुल की सहायता से वो चॉपर तैयार कर रहा है। चॉपर कहने का मतलब फरसे जैसी संरचना वाला। अब वो उसको तैयार करता था इसी से, और वो थोड़ा सा इससे बड़ा होता था। चॉपिंग एक ऐसा प्रस्तर उपकरण था, एक ऐसा पत्थर का औजार था जो पुरापाषाण काल के मानव ने प्रयोग किया। बेसिकली वो बाइफेसियल होता था, द्विधारी होता था, उसमें दोनों तरफ धार होती थी इसमें। और फिर इन पत्थरों, जब संस्कृति ही उसकी पाषाणकालीन है, तो फिर इन पत्थरों का जब वो इन पत्थरों का जब इस्तेमाल कर रहा है, इन औजारों का इस्तेमाल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इनके आधार पे एक संस्कृति नाम, एक नाम भी दे दिया गया। और कई बार चॉपर चोपिंग, पेबुल चॉपर चोपिंग कल्चर संस्कृति आए, तो ये बेसिकली पुरापाषाण काल के संदर्भ में है। और उसमें भी पुरापाषाण काल के अंदर जो लोअर पैलोलिथिक, निम्न पुरापाषाण काल, उस समय के संदर्भ में कही जा रही है बात। तो एक तो ये, और तो निम्न पुरापाषाण काल को अब सोहन संस्कृति के नाम से भी जान लेते हैं उसको, सोहन संस्कृति, क्योंकि सबसे पहले सोहन नदी घाटी में ही मानव द्वारा प्रयोग में लाए गए, सबसे पहले जो पुरापाषाण काल का मानव था उसके द्वारा प्रयोग में लाए गए औजार सोहन नदी घाटी के आसपास ही मिले, तो उसको सोहन संस्कृति भी कह देते हैं। एक तो ये बात। दूसरा, तो जैसा अभी हम लोगों ने निम्न, मध्य और उच्च, ये मध्य पुरापाषाण, तो इसको तो सोहन संस्कृति भी नाम दे दिया गया। मध्य वाले को फलक संस्कृति कह देते हैं। अर्थात मध्य पुरापाषाण काल में जो मानव ने पत्थर के औजार इस्तेमाल किए, वो आप कह सकते हैं कि कई फलक वाले होते थे, अर्थात उसमें कई कोर या फलक होते थे। तो कई कोर या बहुफलक या कई फलक कोर वाले, तो इसलिए इसको फलक संस्कृति भी कह दिया गया। ये काफी, और उच्च पुरापाषाण काल में काफी पतले, शार्प, इस तरह के उसने इस्तेमाल किया औजार, तो यहां पे तो। और फिर जब इस पुरापाषाण काल के बाद मध्यपाषाण काल में का मानव वो पत्थर के छोटे छोटे औजारों का इस्तेमाल करने लगा, और फिर मीसोलिथिक एज में उन प्रस्तर उपकरण को वो माइक्रोलिथ नाम दिया गया, उसको अभी बाद में देखेंगे। अब सवाल यह है कि
इस पुरापाषाण काल के मानव ने एक तो अग्नि का आविष्कार कर लिया, लेकिन ये अग्नि का आविष्कार कर लिया तो ये हम नहीं कह सकते कि बहुत बड़ी उसकी उपलब्धि है। आविष्कार तो हो गया मगर उसका उपयोग ही नहीं जान रहा है, तो फिर वहां से कोई रिवोल्यूशन जैसी चीज हो ही नहीं सकती। एक्चुअली आविष्कार किसी चीज का हम कर ले रहे हैं और उसका यूटिलाइजेशन नहीं होगा तो कभी भी फिर वो चीज, फिर रिवोल्यूशन, क्रांति नहीं आएगी, कोई चेंज नहीं आएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। तो अब ये बहुत बड़ी उपलब्धि बाद के लिए उपलब्धि सिद्ध हुई है, लेकिन अभी इस काल के लिए कोई उपलब्धि नहीं जब तक कि उसके उपयोग का ज्ञान नहीं है। दूसरी बात, इसी पुरापाषाण काल का, इसी पैलोलिथिक एज का पुरापाषाण काल, ये इस पुरापाषाण काल में जैसा भी हम लोगों ने देखा कि चॉपर, चॉपिंग और पेबल जैसे औजार मानव इस्तेमाल करता था। इस पुरापाषाण काल का एक साक्ष्य वो है हैंड-एक्स, और हैंड-एक्स का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, और स्टोन हैंड-एक्स इसको लिखें तो ज्यादा अच्छा होगा। प्रस्तर कुठार या प्रस्तर कुठार का मतलब यह हुआ कि पत्थर की कुल्हाड़ी। प्रस्तर कुठार का मतलब यह हुआ कि पत्थर की कुल्हाड़ी। पत्थर की कुल्हाड़ी इस पुरापाषाण काल की, ये अभी 1863 में यह साक्ष्य, 1863 में यह पत्थर की कुल्हाड़ी का साक्ष्य, और यह पत्थर की कुल्हाड़ी का जब अनुमान लगाया गया तो यह देखा गया कि इसी पुरापाषाण काल की होगी। यह 1863 में पत्थर की कुल्हाड़ी मिली, प्रस्तर हैंड-एक्स, प्रस्तर हस्त कुठार। यह पल्लवरम नामक स्थान से मिल गई है, पल्लवरम। और जो पल्लवरम नामक स्थान से यह मिली 1863 में। पल्लवरम ये मद्रास के पास है, और रॉबर्ट ब्रुसफूट को मिली है। ये इसको जिसने खोजा वो रॉबर्ट ब्रुसफूट है, रॉबर्ट ब्रुसफूट, और इन्हीं को ये कुल्हाड़ी मिली। रॉबर्ट ब्रुसफूट बेसिकली एक, आप कह सकते हैं कि ये जियोलॉजिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट दोनों हैं। एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट आर्कियोलॉजिस्ट, एक भूवैज्ञानिक और पुरातत्व वैज्ञानिक, पुरातत्ववेत्ता दोनों हैं ये। और इन्हें भारत में फादर ऑफ प्री हिस्ट्री, अर्थात तो इन्हें आप ये कह सकते हैं कि भारतीय प्रागैतिहासिक का जनक इन्हें कहा जाता है। तो ये जो रॉबर्ट ब्रुसफूट हैं, इन्होंने ही खोजा इस कुल्हाड़ी को मद्रास के पास पल्लवरम से, और ये इन्हें जो है भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व का जनक। ये फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री, तो भारत प्री आर्कियोलॉजी आप कह सकते हैं, भारतीय पुरातत्व का जनक, तो या भारतीय प्रागैतिहास का जनक, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो भारतीय पुरातत्व का जनक या भारतीय प्रागैतिहास का जनक, प्रागैतिहास, तो इंडियन प्री हिस्ट्री एक तो ये। और फिर इन्हीं के एक साथी हैं, मित्र ही हैं, उन्होंने आगे मद्रास के पास अतपक्रोम नामक स्थान से, और अतपक्रोम नामक स्थान से उन्होंने भी कुछ एविडेंसेस खोजे। तो ये एविडेंस बेसिकली हैंड-एक्स वाला पुरापाषाण काल का है। दूसरा, इस पुरापाषाण काल में ही मानव, अभी हम लोगों ने देखा कि आदि मानव का, पाषाण काल के मानव का ऑक्यूपेशन, व्यवसाय शिकार है। शिकार शौक नहीं है, हॉबी नहीं है,
वो तो आगे चल करके जब आप कहेंगे कि जब सोसाइटी आई, कम्युनिटी की संकल्पना आई, समुदाय, समाज, स्टेट, एम्पायर, साम्राज्य, फिर साम्राज्य होगा तो राजा होगा, राजा होगा तो उसका शौक होगा। उस समय वो शौक था राजा का हंटिंग। यहाँ हंटिंग शौक नहीं है, यहाँ हंटिंग उसका जीविकोपार्जन का एक साधन है, और जीविकोपार्जन के साधन को हम ऑक्यूपेशन ही कहेंगे, व्यवसाय ही कहेंगे, पेशा ही कहेंगे यहाँ पर। लेकिन उसके बावजूद भी इसका एक शौक है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इसका शौक है। पूरा पाषाण काल का ही माना जाता है, भीमबेटका की गुफाओं में ही। और भीमबेटका की गुफा अगर हम कह रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरा पाषाणकालीन एक एविडेंस, साक्ष्य, भीमबेटका की गुफा में चित्रकारी का साक्ष्य, पेंटिंग। भीमबेटका की गुफा में चित्रकारी का साक्ष्य मिला, और भीमबेटका की गुफा ये पाषाणकालीन मानी जाती है कि पाषाणकालीन यह चित्रकारी होगी। इसका मतलब कि वो उसका शौक, हॉबी रही होगी चित्रकारी करना। तो भीमबेटका की गुफा की जो चित्रकारी है वो पूरा पाषाणकालीन ही है। अब सवाल ये, भीमबेटका है कहाँ? तो ये मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में भोपाल के पास, आप कह सकते हैं भोपाल के पास, वो अब्दुल्लागंज रायसेन वाले जो रूट पे ये गुफा भीमबेटका की, इसको भीमबेटका भी कहा जाता है, और इसका संबंध जोड़ा जाता है बाद में कि ये भीम से जोड़ा जाता है। खैर, तो ये मध्य प्रदेश में भोपाल में अब्दुल्लागंज रायसेन में, और इस भीमबेटका में जो की गुफा में जो चित्रकारी मिली, इसको विश्वश्री जो है वाड़क्कर ने खोजा इसको। तो ये खोज बेसिकली विश्व श्री वाड़क्कर की खोज है ये, और इनको आप शॉर्ट में वीएस वाड़क्कर भी लिखा मिलेगा, तो परेशान नहीं होना। तो वीएस वाड़क्कर या विश्व वाड़क्कर ने ये खोज की। अब पूरा पाषाण काल के बाद, और जैसा अभी हम लोगों ने देखा कि पूरा पाषाण काल के जो 3 पार्ट हैं, वो स्टोन टूल्स में जो बदलाव आया, प्रस्तर उपकरण में जो बदलाव आया, और जलवायु परिवर्तन हुआ, उसके आधार पे उसको पूरा पाषाण काल को 3 पार्ट में बांटा गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने सॉरी मोटे तौर पे ये देखा। अब जो मीसोलिथिक एज है, मध्य पाषाण काल है, आप इसको मीसोलिथिक एज भी कह सकते हैं। मध्य पाषाण काल की एक बड़ी विशेषता यह है कि इस काल में मानव पत्थर के छोटे छोटे औजारों का प्रयोग करने लगा, और जब पत्थर के छोटे औजार इस्तेमाल करने लगा, छोटे औजार पत्थर के, तो उन छोटे औजारों को एक नाम दे दिया गया, माइक्रोलिथ। ये माइक्रोलिथ। और इस माइक्रोलिथ पत्थर के छोटे औजारों को सी कार्लाइल, ये एविडेंस सी कार्लाइल साहब को मिला ये। और ये जो आप कह सकते हैं कि बेलन नदी घाटी
सोन नदी घाटी और बेतवा नदी घाटी, यहाँ से ये एविडेंसेस फाउंड होते हैं। तो बिंद के आसपास वाले क्षेत्र में सीएल कालाई साहब को मार्कोलिथ अर्थात छोटे छोटे पत्थर के औजार मिले, जो छोटे थे उनको माइक्रोलिथ कहा गया। और माइक्रोलिथ अर्थात सूक्ष्म पाषाण उपकरण का प्रयोग मानव ने इस मध्य पाषाण काल में किया। अब इस मध्य पाषाण काल में मानव ने पशुपालन का काम शुरू कर दिया। ऐसा माना जाता है कि उसने पशुपालन यहां शुरू कर दिया। और एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन अर्थात, और पशु जब पाला होगा तो पशु थोड़ा सा एक जगह पर थोड़े दिन रहता रहा होगा। जब वहां से घास खत्म हो जाती रही होगी तो वो अपने पशुओं को लोग माइग्रेट कर जाता रहा होगा दूसरी जगह पे। तो बहुत ज्यादा स्थायी आवास भी बनाने की क्या जरूरत है। अभी ये सब पशु है तो चारा चाहिए, चारा चाहिए तो आपको या तो आप उसको चारे के अकॉर्डिंग वाले क्षेत्रों में लेकर के माइग्रेट करें, या फिर कृषि करें। तो जो कृषि में जो उसका उप उत्पाद होगा अर्थात जो भूसा होगा या जो भी चारा होगा, उससे वो तो तब हो पाएगा जब कृषि शुरू करेगा। कृषि शुरू करेगा तो फिर रुकना पड़ेगा एक जगह पे, एक जगह पे रुकना पड़ेगा तो फिर वो स्थायी आवास बनाना पड़ेगा। वो थोड़ा सा अभी बाद में हम देखेंगे। तो अभी यहाँ पर पशुपालन तो उसने शुरू किया, और पशुपालन जब शुरू किया तो पशुपालन का जो साक्ष्य मिलता है, एविडेंस मिलता है, वो दो स्थानों से मिलता है। एक तो आदमगढ़ और दूसरा वो बागौर से मिलता है। आदमगढ़ बेसिकली एमपी में है और बागौर राजस्थान में है। इन दो स्थानों से पशुपालन का एविडेंस फाउंड होता है, पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। एक तो आदमगढ़ और दूसरा बागौर, इन जगहों से। तो इसका मतलब कि मेसोलिथिक एज का एक अचीवमेंट है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उसने पशुपालन शुरू किया। और मानव का ऐसा माना जाता है कि जो पहला डोमेस्टिक एनिमल रहा होगा, पहला पालतू पशु रहा होगा, वो कुत्ता रहा होगा, कुत्ता, डॉग। अच्छा, अब इसी अभी मेसोलिथिक एज से ही ये भी देखेंगे कि यहाँ पे और क्या क्या चीजें हुई। इस मेसोलिथिक एज में ही एक स्थल है, ये मेसोलिथिक एज का ही है। मेसोलिथिक एज में ही वो उत्तर प्रदेश में सरायनाहर और महदहा, सरायनाहर और महदहा, ये इस मेसोलिथिक एज के ही ऐसा माना जाता है कि इसी काल का स्थल होगा। सरायनाहर और महदहा, इन दो स्थानों से, सरायनाहर और महदहा, इन दोनों स्थानों से आप ये कह सकते हैं कि मानव के कंकाल के साक्ष्य मिले। एक तो ये, और पशुओं का भी कंकाल मिला यहां पे। तो एक तो मानव कंकाल यहां से, और उसमें भी जो महदहा है यहां से बूचड़ खाना। अब बूचड़ खाना कहें तो कैसे, क्या बूचड़ खाना के क्या उस समय के औजार और ये तो मतलब वहां से कई पशुओं के स्केलेटन मिले, कंकाल मिले। तो कंकाल मिले तो बूचड़ खाना जैसा शब्द कि हाँ भाई इस महदहा से। और ये सरायना और महदहा ये उत्तर प्रदेश में दोनों स्थान, और उत्तर प्रदेश में भी प्रतापगढ़ है एक, प्रतापगढ़। तो उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ से ये सरायनाहर और महदहा नामक स्थलों से एक तो मानव के कंकाल मिले, दूसरा ये जो पर्टिकुलर इसमें भी जो महदहा है, इस महदहा से पशुओं की हड्डियों और सींगों के बने हुए आभूषण मिले।
यहां से महदहा से ये सींग और हड्डी के आभूषण, ये सींग और हड्डी के आभूषण, तो मानव कंकाल मिल रहे हैं दोनों जगह से, और उसमें भी यहां से सींग और हड्डी के आभूषण भी मिल रहे हैं। सींग और हड्डी, सींग का आभूषण ये चिरांद से भी मिला है, यहीं पे थोड़ा सा समझ ले, चिरांद बिहार में। लेकिन जो चिरांद से सींग का आभूषण, सींग का बना हुआ आभूषण मिला, वो स्थल नवपाषाणिक माना जाता है, वो मध्य पाषाणिक स्थल नहीं माना जाता। अभी उसकी चर्चा हम नवपाषाण काल में करेंगे। तो वो नवपाषाणिक स्थल माना जाता है, और वो बेसिकली ऐसा माना जाता है कि सिरण, वो जो हिरण है उसके सींग का वो आभूषण रहा होगा। तो फिलहाल वो नवपाषाणिक स्थल था चिरांद, वहां से। तो ये मध्य पाषाणिक स्थल है जहां से ये एविडेंस फाउंड हो रहे हैं। नवपाषाण काल या नियोलिथिक, नियोलिथिक एज, ये नवपाषाण काल शब्द का जो इस्तेमाल है वो सर्वप्रथम आप कह सकते हैं कि लुब्बाक साहब ने किया। ये शब्द का प्रयोग, नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले लुब्बाक साहब ने किया, और नवपाषाण काल में यहां के जो स्थल हैं, नवपाषाणिक स्थल जो है, वो एक तो अभी हम लोगों ने बात किया ही कि चिरांद है, चिरांद बिहार में, और इस चिरांद से भी सींग के बने हुए आभूषण मिले, सींग के आभूषण। और ये बेसिकली ऐसा, ये हिरण की सींग के रहे होंगे। नवपाषाणिक स्थल ही एक बुर्जहोम और गुफ कराल, गुफ कराल, ये नवपाषाणिक स्थल हैं, बुर्जहोम और गुफ कराल। बुर्जहोम और गुफ कराल ये जम्मू कश्मीर में, अर्थात ये कश्मीर में ये स्थल फाउंड हुए, पाए गए। और इन बुर्जहोम और गुफ कराल से पिट ड्वेलिंग, अर्थात आप कह सकते हैं कि गड्ढा खोदने का या गर्त निवास का साक्ष्य यहां से मिला। गर्त निवास, पिट ड्वेलिंग का एविडेंस यहां से फाउंड हो रहा है, गुफ कराल और बुर्जहोम से। और यहीं पर बुर्जहोम से मानव के साथ कुत्ते के कंकाल का भी साक्ष्य मिला। ह्यूमन स्केलेटन के साथ डॉग स्केलेटन का भी एविडेंस फाउंड हुआ। मतलब मानव के साथ कुत्ते का भी कंकाल इस बुर्जहोम से मिलता है, और इन दोनों स्थलों से पिट ड्वेलिंग, गर्त निवास, गड्ढा खोदने का साक्ष्य मिलता है। साथ ही साथ इस बुर्जहोम से फसल काटने का औजार, हार्वेस्टर, पत्थर का बना हुआ, हंसिया नुमा कुछ रहा होगा, उसको हंसी पत्थर का रहा होगा, उसको कुछ इस तरह से बनाया होगा उन लोगों ने कि उसमें खांचे बन जाएं दांत नुमा, और जिससे कि फसल को वो काट पाए। तो इसी से इसका मतलब यहां से दो तीन बातें, एक तो इन स्थलों से पिट ड्वेलिंग, गर्त निवास का साक्ष्य मिल रहा है। दूसरा ये भी देख लें कि इस बुर्जहोम से गर्त निवास का एविडेंस दोनों जगह से फाउंड होता है, यहां से भी, बुर्जहोम से भी और गुफ कराल से। और फिर बुर्जहोम से वो मनुष्य और कुत्ते का कंकाल, मनुष्य एवं कुत्ता, इन दोनों का कंकाल एक साथ मिलता है। और फिर इसी बुर्जहोम से हार्वेस्टर का साक्ष्य मिलता है, हंसिया अर्थात फसल काटने का औजार।
फसल काटने का औजार यह हसिया। इसका भी एविडेंस यहीं से मिलता है। इससे ये अगर हसिया मिल रही है, हार्वेस्टर का एविडेंस फाउंड हो रहा है, इससे स्पष्ट होगा कि कृषि शुरू हो गई ही होगी। भाई कृषि होगी तो फसल को काटने के लिए ही तो इस्तेमाल होगा हंसिए का। तो इसका मतलब कि नवपाषाण काल में एक तो यह है कि कृषि शुरू हो गई, एग्रीकल्चर या फार्मिंग शुरू हो गई कृषि। और कृषि की शुरुआत एक बहुत बड़ा समझ सकते हैं कि बहुत बड़ी उपलब्धि थी मानव की। अब जब वो कृषि शुरू करेगा तो जाहिर सी बात है कि उसे रुकना पड़ेगा एक जगह पे। तो फिर स्थायी आवास, ये और इसके पहले मानो अपने को अस्थायी आवास क्या था, अस्थायी आवास टेम्पोररी हैबिटेट, अस्थायी आवास, उसमें वो आवास में पता लगा कि इसके पहले वो चमड़े से ही चारों तरफ थोड़ा सा घेराव कर दे रहा जो पशुओं का चमड़ा है, लेकिन यहां पर वो फिर जो सरकंडे जैसी जो लकड़ी होती है, सरकंडा, उससे वो थोड़ा थोड़ा चारों तरफ से वो उसको उसको जमीन में गाड़ करके और एक घेराव करने लगा। फिर उस पर मिट्टी का लेप लगाने लगा, पत्तियों का और उसी सरकंडे की छत बनाने लगा इस तरह से। और कुछ पहले वृत्ताकार उसने घर बनाना शुरू किया ऐसे, और इस तरह से अब फिर एक जगह रुकना शुरू किया। अब धीरे धीरे अब फिर उसके अंदर अब जाकर के वो कम्युनिटी, सोसाइटी, फैमिली, कम्युनिटी, सोसाइटी, अब परिवार, समुदाय, समाज, ये संकल्पनाएं अब धीरे धीरे विकसित होना शुरू होंगी। तो स्थायी आवास, कृषि। जब हम कृषि की बात कर रहे हैं तो कृषि का जो एविडेंस फाउंड होता है, जो साक्ष्य मिलता है, वो सर्वप्रथम मेहरगढ़ से मिलता है। मेहरगढ़। अब फिर सवाल पैदा होता है कि मेहरगढ़ है कहां। तो पहले तो ये स्पष्ट रूप से हम लोग समझ लें कि भाई कृषि का पहला साक्ष्य मेहरगढ़ से, और ये मेहरगढ़ ये बलूचिस्तान में, इसकी अगर अवस्थिति देखें, लोकेशन देखें, तो बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान कहें तो पाकिस्तान में। और इस मेहरगढ़ से जो खेती का साक्ष्य मिला वो गेहूं की खेती का मिला। कोई गेहूं की वन्य प्रजाति रही होगी, वाइल्ड जो है उसका वैरायटी रही होगी, और फिर उससे बाद में फिर कृषि योग्य जो गेहूं का बीज है उसको फिर धीरे धीरे उगाया जाने लगा, लेकिन वो कोई वन्य प्रजाति। अब एक बड़ी बात यह है कि जब बाद में फिर जौ की भी खेती, तो कि जब मेहरगढ़ में गेहूं की खेती की गई और अभी और कहीं हमने नाम नहीं, हम लोग समझ नहीं पा रहे, हमने नाम नहीं लिया, तो फिर ये क्यों कहते हैं कि मानव द्वारा उगाई गई पहली फसल जौ थी। यहां तो गेहूं की बात हो रही है, और अभी इसके पहले हमने मानव द्वारा कृषि शुरू हुई इसकी बात भी नहीं की, सबसे पहले यहीं पे बात कर रहे हैं। तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि मानव द्वारा उगाई गई पहली फसल जौ थी। एक्चुअली भारतीय उपमहाद्वीप में मानव द्वारा कृषि का पहला साक्ष्य, मानव द्वारा जो कृषि कर्म किया गया उसका पहला साक्ष्य, पहला एविडेंस वो मेहरगढ़ से प्राप्त होता है, और जो गेहूं की वन्य प्रजाति का मिलता है। लेकिन मतलब वन्य प्रजाति थी इस तरह का कोई साक्ष्य नहीं, लेकिन अब चूंकि तब वन्य प्रजाति रही ही होगी, नहीं तो आप सोच रहे हैं कैसे जान गए कि ये वन्य प्रजाति का गेहूं था या फिर ये जो है अभी डंकल था, तो वन्य प्रजाति ही रहा होगा। अब सवाल फिर जो क्यों, दरअसल वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें तो कृषि कर्म की शुरुआत वो अफ्रीका में हुई सबसे पहले, और जो यहां पे कृषि की गई ये 7000 बीसी के करीब की मानी जाती है। ये जो एविडेंस है मेहरगढ़ में कृषि कर्म का, ये माना जाता है कि ईसवी की शुरुआत के 7000 साल पहले का। लेकिन जो अफ्रीका में कृषि की गई
और वहां पे जो सबसे पहले जौ की फसल उगाई गई उसको माना जाता है कि वो लगभग 9000 BC की है। तो इसका मतलब वैश्विक स्तर पर वहां पे तो ये हो जाता कि मानव द्वारा उगाई गई पहली फसल जौ, और वो अफ्रीका में 9000 BC में 9000। तो कृषि कर्म का एक तरह से ये पहला साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यहां पर। लेकिन एक स्थान और है जिसका नाम है कोल्डिवा, यहां से भी कृषि कर्म का साक्ष्य मिला। अब सवाल पहले तो कोल्डिवा है कहां, तो ये इलाहाबाद के पास। कोल्डिवा से जो कृषि कर्म का साक्ष्य मिला वो आप कहेंगे कि वो चावल की खेती का साक्ष्य मिला, धान की खेती का साक्ष्य मिला, धान की भूसी मिली, अर्थात चावल धान की खेती का साक्ष्य मिला यहां से। और जब ये देखा जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि ये कब का रहा होगा, तो ये 6500 BC का माना जाता है, उससे 500 साल बाद का इस मेहरगढ़ वाले से। अब सवाल, आज मेहरगढ़ भारत की सीमा में है नहीं, लेकिन कोल्डिवा इलाहाबाद, तो ऐसे कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला, और जो वर्तमान में भारत की सीमा में आता है तो फिर हम कोल्डिवा कहेंगे। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां मिला, तो मेहरगढ़ से। तो अगर वो भारत की सीमा की बात करता है तो फिर ये होगा, नहीं तो फिर नंबर 1 पे वो तो है ही है, क्योंकि इससे 5 साल पहले। एक तो ये बात। लेकिन अभी आप ये कह लें कि अद्यतन जो है वो अनुसंधानों के आधार पर लेटेस्ट जो हमें आंकड़ा मिलता है वह यह है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग के एक टीम ने अनुसंधान करके, उनके अनुसंधान के आधार पे ये अब स्पष्ट हुआ है, और उन्होंने जो अनुसंधान किया तो उसमें देखा कि जो संत कबीर नगर जिला है, उस संत कबीर नगर जिले में एक लहुरा देव है। उस लहुरा देव में उन्हें चावल की खेती का साक्ष्य मिला, और जो चावल की खेती का साक्ष्य मिला वह इनसे भी पुराना माना जा रहा है। तो अगर हम ये कहें कि इस कृषि से संबंधित हमारे पास अद्यतन जानकारी क्या है, तो फिर अद्यतन जानकारी यह है कि लहुरा देव से, ये लहुरा देव, और लहुरा देव संत कबीर नगर जिला उत्तर प्रदेश में, ये यहां से लहुरा देव से चावल की खेती का साक्ष्य मिला गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग के शोध टीम को। और जो चावल की खेती का साक्ष्य मिला, इसका अनुमान लगाया जा रहा है कि ये लगभग 8000 से 9000 BC में यहां खेती होती रही होगी। इसका मतलब ये निकल कर आ रहा है कि अगर लहुरादेव ऑप्शन में होगा तो ये फिर दोनों के दोनों ऑप्शन हट जाएंगे, कोल्डिवा भी हट गया, मेहरगढ़ भी। फिर मेहरगढ़ नहीं तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ, तो यदि उसमें लहुरा देव भी है तो मेहरगढ़ रिप्लेस हो जाएगा। इस बात को भी समझ लेना है। अब जब उसने कृषि करना शुरू किया, मानव ने कृषि कार्य शुरू किया, तो अब कृषि करेगा। अब वो केवल, आप कह सकते हैं कि अब वो केवल उपभोक्ता नहीं, उत्पादक की भी श्रेणी में, उत्पादक की भी कैटेगरी में आ गया। अब कृषि करेगा तो अब थोड़ा सा सरप्लस उत्पादन, अधिशेष उत्पादन भी होगा, थोड़ा ज्यादा उत्पादन भी होगा। तो इस नवपाषाण काल को कृषि युग भी कहते हैं, एग्रीकल्चर और फार्मिंग एज, और मध्यपाषाण काल को पशुपालन युग कह देते हैं। जैसा पूरा पाषाण काल के विषय में आखेटक एवं खाद्य संग्राहक काल कहा गया था।
अब वो जब उत्पादन करेगा, प्रोडक्शन करेगा, तो जब सरप्लस होगा तो फिर वो थोड़ा निश्चिंत होगा, किसी बार नहीं भी हो रहा है, कम हो रहा है, या कुछ लोग नहीं भी उसमें सम्मिलित हैं कृषि कार्य में, तो वो फ्री हुए, स्वतंत्र हुए। जब स्वतंत्र होंगे तो फिर वो चिंतन शुरू करेंगे, चिंतन, सोचना, थिंकिंग। और जो थिंकिंग है वही क्रिएशन की जननी है। मदर ऑफ थिंकिंग इज मदर ऑफ क्रिएशन, अर्थात सृजन की जननी है, विचार सृजन की जननी है। अर्थात फिर यहां से वो क्रिएटिव, उसमें क्रिएटिविटी आएगी कुछ। और अब उसका उत्पादन ज्यादा होने लगा हुआ तो उसका भंडारण करना है, भंडारण करना है तो कहाँ किया जाए। तो फिर अब इस तरह से उसमें यह हुआ कि अब उसने चाक, अर्थात कुम्हार की चाक या पहिए का आविष्कार किया। अब कुम्हार की चाक या पहिया जैसी कुछ संरचना उसने तैयार की, तो फिर उस पर वो बर्तन बनाने लगा। इस तरह से एक एक करके वो आगे नित्य नए प्रयोग करना शुरू कर रहा है। तो इसी नवपाषाण काल में ही आप कह सकते हैं कि कुम्हार की चाक, पॉटर व्हील या पहिया, कुछ भी कहें, कुम्हार की चाक या पहिए का आविष्कार इस मानव ने इस नवपाषाण काल में शुरू कर दिया उसने यहां पर। अब एक तो ये, तो अब वो एक तरह से बहुत ही सृजनशील मानव की तरफ बढ़ रहा है। एक चीजें बनाना, स्टोर करना, जो सरप्लस चीजें हैं ये अभी, हालांकि ये नहीं समझिए कि सरप्लस चीजें हैं अभी, तो कोई अभी इकोनॉमी, अभी अर्थव्यवस्था, अभी जो है वो व्यापार, ट्रेड आ गया, तो ऐसा अभी नहीं है। लेकिन अब चीजें थोड़ा सा सरप्लस हो रही हैं, तो उससे वो फ्री हो रहा है, वो सोचने के लिए, चिंतन करने के लिए, और फिर वो नए चीजें बनाने की तरफ उन्मुख होता है। तो एक तो ये हम लोगों ने अभी यहाँ पे न्यूलिथिक एज के अंतर्गत, नवपाषाण के काल के अंतर्गत हम लोगों ने ये देखा कि वो इन चीजों को, स्थायी आवास, कृषि, कुम्हार की चाक, और अब वो इस तरह से वो धीरे धीरे, अब इसी फेज में जब नवपाषाण काल चल ही रहा था, तो लगभग अब कह सकते हैं कि मानव ने सबसे पहले एक धातु का प्रयोग किया, और जो तांबा थी, कॉपर, Cu। और इसका प्रयोग यह माना जा रहा है कि इसका लगभग 5000 BC के आसपास मानव ने पहली धातु, पहला मेटल तांबा का प्रयोग करना शुरू किया। और जो तांबा का प्रयोग करना शुरू किया, तो फिर एक फेज अलग से जनरेट हो गया जिसको ताम्रपाषाण काल कह दिया गया। अर्थात इसे इंग्लिश में आप चैल्कोलिथिक एज कहेंगे, चैल्कोलिथिक एज। और चैल्कोलिथिक एज का मतलब यह हुआ कि मनुष्य अभी प्रस्तर उपकरण तो प्रयोग में ला ही रहा था, लेकिन अब प्रस्तर उपकरण के साथ साथ, स्टोन टूल के साथ साथ, अब वो तांबा भी इस्तेमाल करने लगा। और जब तांबा इस्तेमाल करने लगा तो इसे ताम्रपाषाण काल या चैल्कोलिथिक एज कह दिया गया। और ये ताम्रपाषाण काल या चैल्कोलिथिक भी एक ग्रामीण संस्कृति थी, एक विलेज कल्चर थी ये। और जो तांबे का प्रयोग हुआ वो एक आहार या आहार और जोरबे, इन स्थानों पर हुआ। आहार बेसिकली राजस्थान में है और जोरबे ये महाराष्ट्र में है। तो इन स्थानों पर तांबे का प्रयोग और इसलिए हुआ, और इसलिए इनको, इस ताम्रपाष, इनको जोरबे संस्कृति, आहार संस्कृति। तो जोरबे संस्कृति बेसिकली एक तरह की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है, आहार संस्कृति ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है। और आहार को बेसिकली तांबवती के नाम से भी जाना जाता है या तांबा वाली के नाम से भी जाना जाता है।
ताम्रवती या तांबा वाली के नाम से। एक तो ये बात। अब वो पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग शुरू कर दे रहा है। तांबे के फिर जैसे तांबे की कुल्हड़ी, उसका भी एविडेंस फाउंड हुआ। और फिर इस तांबे में आगे चलकर सीयू में उसने आगे चलकर टिन को मिलाया, बहुत आगे चलकर, अभी नहीं, लेकिन मिलाया। तो फिर ये सीयू में टिन मिला तो ब्रॉन्ज बन गया, कांसा बन गया। फिर उसने कांसे का प्रयोग, और कांसा एक एलाय है, मिश्रित धातु है, एक मिक्स मेटल है कांसा। और फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको आइडिया, कांसे का प्रयोग पहली बार हुआ, खूब हुआ। तांबे का तो हो ही रहा था वहां पे, और भी धातुओं का हुआ। तो लेकिन सबसे पहले मानव द्वारा जो खोजी गई धातु है पहली, वो सीयू है, अर्थात तांबा है। और इस तरह से फिर ये ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति का जन्म हुआ। तो अभी आज की, अब कल हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे कि जैसे कुछ रॉबर्ट बुशब्रूट का क्या कंट्रीब्यूशन था, या अलेक्जेंडर कनिंघम का क्या योगदान था, या विश्व श्री वाड़क्कर जी का क्या कंट्रीब्यूशन था। तो इस तरह से हम उनके भी उस पे कंट्रीब्यूशन पे, उन्होंने क्या योगदान दिया, कैसे प्रश्न उन पे बनते हैं, उस पे चर्चा करेंगे। तो आज की इस क्लास में यहीं तक। थैंक यू सो मच।